मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही हैं। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था, अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं तो पहले हमें अपने गांव का विकास करना होगा। गांधी जी के इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया। बट क्या ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो आज के टाइम पर क्या सच में भारत की जो डेवलपमेंट है, जो गांव की डेवलपमेंट है, वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, या उनके अंदर अभी भी बहुत सारे लूप होल हैं जिन्हें हम फिक्स करके अपने गांव को और भी अच्छा बना सकते हैं और भारत की डेवलपमेंट में एक अलग कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको और भी एम्पावर करने की नीड है ताकि हम देश के विकास में योगदान कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कि आखिर हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता क्या है। आप पढ़ के देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी कि भारत की जो बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उस चीज़ की जो फाउंडेशन है वो इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत रखी जाती है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था, जहां पर हमने बात करी थी कि हम अपने पावर को, हम अपने डेमोक्रेटिक पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे और अपने रूरल एरियाज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके अंदर आपको 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहां पर आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 टियर सिस्टम आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे। इन सभी चीज़ों को जब पहले लाया गया था तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं दिया गया था, मतलब ये पहले आपके डीपीएसपी के पार्ट थे, लेकिन बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिया गया और ये चीज़ श्योर करी गई कि जो हमारे वुमेन हैं और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनका भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर आ सके और वो भी गवर्नमेंट के अंदर एक पार्टिसिपेटरी जो है वो बन के आ सके। ठीक है, हालांकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आज आपको पता लगेगा कि डिकेड्स ऑफ बेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दशकों बीत गए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। उसके सपोर्ट करने के दशकों बाद भी अगर आप आज देखोगे तो जो पीआरआई है, यानी कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो आज भी अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू कर रहा है विद द लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, यानी कि आज भी हमारे इस पंचायती राज के पास उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, उनका जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री नहीं है, बल्कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पुश्ड ऑफ फॉर द inclusive growth and digital governance, their comprehensive empowerment has become more urgent than ever। कहने का मतलब क्या है, अगेन मेरे से सुन लो। मैं कह रहा हूं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट करता है इंडिया के ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे ऐड किया गया, जिसका मेन विजन ये था कि हम अपने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करेंगे और इसके तहत हम गाँव को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके अंदर 3 टियर सिस्टम लाए गए, जिसमें कि सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। लेकिन हुआ क्या कि दशकों बीत गए कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बैकिंग करता है कि इसके अंदर वुमेन और मार्जिनलाइज ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बैकिंग के बाद भी जो हमारा स्ट्रगल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो आज भी जारी है। उनको लिमिटेड फंड मिलते हैं, ऑटोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत की एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, एक डिजिटल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमें एम्पावर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रो जो है वो लिख सकते हैं। अब इस इंट्रो को लिखने के बाद
अब आते हैं कि वाई पीआरआई मैटर्स इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि भारत के इस दौर में जो हमारी पीआरआई है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो आखिर मैटर क्यों करती है। अगर ये मैटर क्यों करती है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करें तो हमें पता लगेगा कि पीआरआई आर सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पीआरआई क्या है, एक बिल्कुल रूरल डेवलपमेंट का सेंटर कोर है जहां से हमारे गांव का विकास जो है वो हो सकता है। अगर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्कीमें यानी कि मेजर स्कीम सच एज मनरेगा, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये हमारे वो मिशन है जो कि पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा गांव के विकास के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं। विद द इंक्रीजिंग फोकस ऑन लोकलाइज्ड प्लानिंग अंडर इनिशिएटिव लाइक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, PRI are expected to prepare bottom-up development strategies aligned with the sustainable development goal। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी PRI है ना, ये चाहती है कि जो लोकल प्लानिंग है उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करें, और इस चीज़ को फोकस करने के लिए उसने बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान लेके आई। इसके अलावा ये जो पीआरआई है वो एक्सपेक्ट करती है कि हम ग्रास रूट लेवल पर यानी कि बॉटम लेवल पर हम क्या करें, लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए हम ग्रास रूट लेवल पर काम करें। तो इस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए जो पीआरआई है वो काम करती है, इसलिए जो पीआरआई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारी वुमेन है यानी कि जो हमारी महिलाएं हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर वो 46% से भी ज़्यादा है कई सारे स्टेट के अंदर। अगर आप यहाँ पर एक डाटा यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो कि बिहार इज़ द स्टेट जहाँ पर 50% रिजर्वेशन जो है ना इस पीआरआई के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि अगर बिहार के अंदर 50 लोग जो है वो मुखिया होते होंगे तो उन 50 में से 25 लोग जो हैं वो वुमेन होती होंगी और 25 लोग जो हैं वो मेल होते होंगे। तो इसी तरीके से आपको पता लगेगा कि जो 46% हमारे स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें कि 46% जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो हमें पीआरआई के अंदर देखने को मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि ये जो हमारा पीआरआई है, इनकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये जेंडर इंक्लूजन को क्या करता है, बढ़ाता है, और लोकल गवर्नेंस के अंदर यानी कि जो लोकल गवर्नेंस है उस चीज़ के अंदर महिलाओं की भागीदारी को और भी ज़्यादा सुनिश्चित करता है। इन द सेवरल स्टेट यानी कि बहुत सारे राज्यों के अंदर आपको पता लगेगा कि जहां पर वुमेन लेड पंचायत है, मतलब जिस गांव का सरपंच या जिस गांव का मुखिया बोल सकते हो वुमेन है यानी कि महिला है, वहां पर बहुत ही चीज़ें अच्छी भी देखने को मिली हैं। अगर वो अच्छी चीज़ें हम काउंट करें तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि इन द फील्ड ऑफ सैनिटेशन यानी कि सैनिटेशन के अंदर वहां पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और बच्चों का जो स्कूल के अंदर अटेंडेंस है वो भी देखने को मिला है। यानी कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं पीआरआई क्यों मैटर करता है इंडिया में, तो हमने देखा कि जो पीआरआई है उसने बहुत सारी स्कीमें जैसे कि मनरेगा स्कीम, पीएमएवाई स्कीम, जल जीवन मिशन स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस तरीके की स्कीम ला करके गाँव में रोजगार देता है, लोगों को एम्पावर करता है। उसके साथ साथ जो पीआरआई है वो बेसिकली जो बटन अप डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो, इस चीज़ की प्लानिंग के लिए वो लोकलाइज प्लानिंग करता है, और उसके साथ साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी पूरा करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि जो हमारा ये पीआरआई है ये भारत में इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि ये वुमेन्स को एम्पावर करता है। बहुत सारे हमारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 46% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इस पीआरआई के अंदर वुमेन का है, जो कि वुमेन को एम्पावर करते हैं, वुमेन को डिसीजन मेकिंग के अंदर डालते हैं। ये देखने को मिला है कि जिन राज्यों के अंदर, जिन ग्राम सभाओं के अंदर वुमेन बोल सकते हो कि सरपंच है, वुमेन ग्राम प्रधान है या फिर वुमेन मुखिया है, उन गाँव के अंदर सैनिटेशन ठीक हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस अच्छा हो गया है, बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीआरआई के महत्व को बताती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के महत्व को बताती है। तो आपको पता लगेगा कि इसीलिए जो पीआरआई है ना
वो नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, बल्कि ये हमारा एक व्हीकल होता है जिससे कि हमारा सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि हमारे समाज को बदलने के लिए ये एक व्हीकल की तरह काम करता है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि जो ये पीआरआई है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये मैटर क्यों करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आखिर उतना ज़्यादा फ्रूटफुल क्यों नहीं हो पाता है। इसके अंदर चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि डिस्पाइट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब ये जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है, बट उस चीज़ के बाद भी आपको पता लगेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारी पीआरआई फेस करती है, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है 3F का। ये 3F क्या है, आपको पता लगेगा कि बहुत सारे स्टेट जिनके पास ट्रांसफर्ड फंक्शन नहीं है, ट्रांसफर्ड फंड नहीं है और फंक्शनरीज नहीं है, यानी कि फंक्शन, फंड और फंक्शनरीज, ये तीन चीज़ें बहुत सारे स्टेटों के अंदर कमी है। जैसे कि अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, देखो मैं बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ। इट्स नॉट मीन कि मैं बिहार से हूँ, आई कैन स्पीक भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश एंड 2-3 लैंग्वेजेस और जैसे यूपी में बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे अवधी वगैरह हो गया। लेकिन मैं बिहार का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी होगी। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना, कई बार बहुत सारे स्टेटों को उतना फंड नहीं देती जितना कि उनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये फंड वगैरह मिलते कैसे हैं, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको जीएसटी के बारे में पता होगा। जीएसटी में क्या होता है कि कौन सा स्टेट कितना कमा के दे रहा है सरकार को, सरकार भी उसी हिसाब से उनको पैसे देती है। तो अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पैसों का शेयर जो जीएसटी में है वो कम है, तो उनको पैसे भी कम मिलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि उनको फंड नहीं मिलते, फंड नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से उनके जो फंक्शनरीज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनकी सैलरी कम हो जाएगी, लोग कम रखे जाएंगे, हायरिंग कम होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्टेट के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफर्ड फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरीज, ये तीनों ही चीज़ें बहुत सारे स्टेट के अंदर क्या है, मिसिंग है। यहाँ पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या पता लगेगा कि कंट्रोल ओवर लाइन डिपार्टमेंट्स रिमेन सेंट्रलाइज। कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्य लाइंस है जहाँ पे हमें काम करनी है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज रह जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ या फिर जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका कोई रोल ही नहीं रह जाता। वीकिंग द लोकल बॉडीज डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमारी लोकल डिसीजन मेकिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो लोकल बॉडीज़ है वो उतने ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं कर पाती। फिर हमारे पास आता है फिजिकल डिपेंडेंस। देखो ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि देखोगे अगर जैसे मान लो आप एक देश का एग्जाम्पल लो, इंडिया क्या करता है, अपने खर्चे के लिए पैसे खुद कमाता है। पैसे कमाने का जरिया क्या क्या होता है इंडिया के पास, वो किसी कंपनी के ऊपर टैक्स लगा देगा या फिर किसी अलग अलग तरीके के टैक्सेस इंपोज करके, इनकम टैक्स से लेके हर एक अलग अलग तरीके के टैक्सेस इंपोज करके वो पैसा कमा लेगा। लेकिन जो हमारे लोकल सेल्फ बॉडीज़ हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनके पास इस तरीके की कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो जो ये हमारा पीआरआई है, यानी कि जो हमारा बोल सकते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये रिलाई करता है अपने फंड्स के लिए किस पर, सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट्स पर, यानी कि सरकारें जो इसको पैसा देगी, जो केंद्र सरकार पैसा देगी, जो राज्य सरकारें पैसा देगी, उन पैसों के ऊपर हमारी ये जो ग्राम सभा है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। इनके पास लिमिटेड पावर होता है टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को लगाने, टैक्सेस को कलेक्ट करने का जो इनके पास पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, जो कि इनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कि रोक देता है, जो कि आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिले इन द फंड रिलीज डिसरप्ट लोकल प्रोजेक्ट। अब होता क्या है कि मान लो गांव में कोई सड़क बनवानी है, ठीक है, अब गांव में सड़क बनेगी कब, अगर गांव का पैसा गांव के प्रधान के पास होता तो सड़क जल्दी बन जाती, लेकिन वो पैसा आना कहाँ से है, सरकारों से आना है। और मान लो कल को मोदी जी ने या योगी जी ने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे भेजे ही नहीं, तो फिर प्रधान गांव का रोड कैसे बनवाएगा, नहीं बनवा पाएगा। तो इसके वजह से कई सारे जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो आधे अधूरे छूट जाते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं करा जाता, या फिर वो स्टार्ट ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि फंड ही डिले हो जाता है। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि पंचायती राज के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना,
इसके पास अगर आप देखोगे तो लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर लोकल स्टाफ, यानी कि जो लोकल स्टाफ है, जैसे मान लो गांव का प्रधान है, ठीक है। अब गांव के प्रधान को क्या होता है कि गांव का सबसे हेड माना जाता है। जैसे अगर आप पूरे देश का अगर देखोगे, पूरे देश का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। तो वो देश का क्या है? एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, हेड है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉय एक देश के अंदर काम करते हैं उसको क्या कर सकता है, वो देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, एंड इवन उनको अगर वो चाहे तो कोई ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, अब यहाँ पर प्रधान की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है। उसके ही एरिया में काम कर रहे लोगों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। वो चाह कर भी किसी पर्सन से कोई काम नहीं करा सकता। तो जो लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर द लोकल सेल्फ स्टाफ है ना, उनके प्रति इसकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो कंट्रोलिंग हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब मान लो किसी गांव में कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, वहां पर वाईफाई, डिजिटल सेवाओं जैसी कोई चीज़ें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लोकल अगर आप देखोगे तो लोकल स्टाफ जो हैं उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है गांव में, और इस एक्सपर्टीज़ के ना होने की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफ़िशेंटली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटी गैप की। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम आपको दिखाती है कि कई सारे जो हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाए हैं, वो कई सारे जो गांव है ना उस डिजिटल इनिशिएटिव को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, उनका वो यूज ही नहीं कर पा रहे। रीज़न अगेन वही है कि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल नहीं है, डिजिटल नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। तो होगा क्या कि डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाइक ई पंचायत रिक्वायर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। एंड अगर आज कर आप देखो तो ये चीज़ क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं बेसिकली उस गांव के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करती है और रोकती है। तो लोकल गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसे ई पंचायत, इन सब के लिए ट्रेनिंग करानी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी लोगों के बीच में, जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो इसके वजह से जो हमारा गाँव है वो डिजिटली थोड़ा पीछे रह जाता है और वो डेवलपमेंट नहीं आ पाती जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद हमारा आता है सोशल बैरियर। अब देखोगे कई बार क्या होता है, 99% केसेस के अंदर अगर आप यूपी और बिहार से हो ना, देन यू कैन टोटली एग्री विद माय पॉइंट कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोलूँगा, आपने देखा भी होगा। होता क्या है यहाँ पर कि हमारे एरियाज़ के अंदर अगर आप यूपी बिहार से हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपके गांव के अंदर सरकार ने वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दी। अब वहाँ के गांव की जो सरपंच होगा, जो गांव का प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो वुमेन होगी। लेकिन जो काम होता है वो कौन करता है? क्या वो वुमेन कभी जाती है काम करने? तो बोलोगे नहीं सर। उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो ब्रदर होते हैं, उनके जो फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बिहाफ पर काम करते हैं। तो एक तरीके से वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हो गई, उनका जो काम किया जा रहा है वो उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर, उनके फादर के द्वारा किया जा रहा है। सो इट शोज कि जो भारत के अंदर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है ना वुमेन को लेकर के, हम बात तो कर रहे हैं कि वुमेन को क्या करना चाहिए, पावर में आना चाहिए। 46% से भी ज़्यादा कई सारे स्टेट के अंदर वुमेन जो है वो लीड कर रही हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। बट रियलिटी ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जहां सिर्फ उनको एक नॉमिनल हेड बना दिया जाता है और जो पावर एग्जीक्यूट करी जाती है वो किसी मेल पर्सनैलिटी के द्वारा किया जाता है। तो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड डोमिनेंस ऑफ लोकल एलिट्स। लोकल एलिट्स का मतलब क्या हुआ, आई नो अ पर्सन, ठीक है, आई नो माई फ्रेंड, बेसिकली जिसके पापा ऐसा करते थे। होता क्या था कि उसके गांव के अंदर मान लो सीट जब किसी दूसरे के लिए रिजर्व हो जाती थी तो वो अपना एक पर्सन अपने बिहाफ पर खड़ा कराते थे, लोग उसे वोट दे देते थे, एंड वो क्या होता था, गांव का प्रधान बन जाता था। लेकिन उस गांव के एलीट पर्सन कौन थे, तो मेरे दोस्त के फादर। तो अब क्या करते थे कि वो पर्सन प्रधान तो बन गया लेकिन वो वही काम कर रहा है जो कि उसको करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार जो एलिट्स होते हैं गांव के, वो अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो गांव का जो बेसिकली
करिकुलम है वो रन करते हैं और गांव की जो राजनीति है उसको आगे लेके जाते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, जो लीडर लाइक क्वालिटीज़ गांव में आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाती है। आप देखोगे यहाँ पर कि अंडरमाइन डेमोक्रेटिक फंक्शनरीज एंड सर्टेन एरियाज, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें पीआरआई से रिलेटेड दिखते हैं, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पता लगते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास सजेशन क्या है, हम कैसे अपने इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने इस पीआरआई को यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब सजेशन की बात करते हैं। सजेशन में पता लगेगा कि टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, एम्पावरमेंट मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल। यानी कि ये जो हमारा सिनेरियो हमने देखा, जो हमने पीआरआई को समझा, इतना समझने के बाद हमारे दिमाग में यह आइडिया आ जाना चाहिए कि जब तक हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसको एम्पावर नहीं करेंगे अपने इस पीआरआई सिस्टम को, तब तक ये हमारा पीआरआई सिस्टम उतना अच्छा, उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे सजेशन क्या हो सकते हैं, तो पहला सजेशन जो हमें पता लगता है वो है फिस्कल स्ट्रेंथिंग। फिस्कल स्ट्रेंथिंग का मतलब ये हुआ कि हमें टाइम पर गांव को क्या करना चाहिए। देखो, गांव कहने का मतलब मेरा पंचायती राज से है, ठीक है ना, बट समझने के लिए मैं गांव बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो फिस्कल स्ट्रेंथिंग का मतलब होता है कि आप टाइमली क्या कर पाओ, फाइनेंस ग्रांट कर पाओ, जिसके वजह से जो पैसे की कमी है वो गांव के पास ना हो। जो हमारे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, जो हमारी पंचायत समिति है, उनके पास पैसों की कमी ना हो, तो टाइमली आपको फाइनेंस कमीशन ग्रांट कर देनी चाहिए। लोकल टैक्सेशन में रिफॉर्म करना चाहिए और इनके परफॉर्मेंस पर, अगर मान लो कोई गांव, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि सबको पैसे बांट दो 2-2 करोड़ रुपए, पता चला आपने 2 करोड़ रुपए बांटे और किसी गांव का प्रधान इतना हरामी इंसान है कि वो क्या करेगा, वो पैसा खुद के जेब में रख लेगा और उसने गांव का विकास करा ही नहीं। तो अब क्या करो, तुम पैसे तो दो, लेकिन आप देखो कि किस गांव में काम हो रहा है। जिस गांव में काम हो रहा है, जहां की पंचायतें काम कर रही हैं, आप उनका बजट बढ़ा दो। सिंपल सी बात है ना, कंपनी भी तो ऐसा करती है कि अगर उनका कोई एम्प्लॉय काम अच्छे से करता है तो वो उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। सेम आप ऐसा ही करो कि अगर किसी गांव का पंचायत अच्छा काम कर रही है तो उसके जो गांव के हेड है, यानी कि जो हेडमैन है, उसके खाते में पैसे और ज्यादा डाल दो, यानी कि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दो। तो ये एक हमारा सजेशन हो सकता है जिससे कि हम गांव की पंचायतों को और अच्छा बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि जैसा हमने देखा कि जो लोकल स्टाफ है ना, उनके ऊपर गांव के प्रधान का कोई कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो होना चाहिए, क्योंकि गांव का प्रधान ही तो है जो कि वहां पर देख रहा है, उसको तो पता है ना कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्लियर अथॉरिटी दे सकते हो ओवर द लोकल फंक्शनरीज, और जो हमारे सर्विस डिलीवरी हैं, मतलब गांव के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी मिल रही है, उस चीज को देखने के लिए आप ग्राम पंचायत को क्या कर दो, बोल दो कि भैया तुम देखो, तुम रिपोर्ट करो, अगर ये पर्सन काम नहीं करेगा तो तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। तो ये चीज क्या कर सकते हो, आप लोकल बॉडीज को दे सकते हो। फिर इसके बाद आती है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो, जैसे गांव के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव में जो पढ़े लिखे कम होते हैं, बट वो चुनाव जीत के मान लो बन जाते हैं, ग्राम हेडमैन बन जाते हैं, विलेज हेडमैन या फिर सरपंच, जो भी बोल लो। अब क्या है कि उन पर्सन को आप थोड़ा ट्रेन तो करो, थोड़ा बताओ तो यार काम कैसे करना है, आपको चीजें कैसे डिलीवर करनी है। तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कर सकते हो, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, बजटिंग कर सकते हो, उनको डिजिटल गवर्नेंस और लीडरशिप के बारे में थोड़ा बता सकते हो, सिखा सकते हो। सरकार को ये करना चाहिए कि भाई देखो, तुम प्रधान तो बन गए, ये तुम्हारे एरियाज हैं, यहाँ यहाँ तुम्हें काम करना है। इवन तुम अगर जाके किसी से पूछोगे ना, जो गांव का प्रधान होगा, हेडमैन होगा, या फिर बनना भी चाह रहा होगा, उससे अगर पूछ लो कि एक जो हेडमैन है उसका दायरा क्या है, कहाँ कहाँ वो काम कर सकता है, किसने सब्जेक्ट आते हैं उसके अंडर, उसको पता ही नहीं है। वो बस इतना जानता है कि रोड बनवानी है, टॉयलेट बनवाने हैं, और बस काम उसका हो गया। तो इतना कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है एक हेडमैन के अंडर जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए, एक सेशन लगाना चाहिए जिसके अंदर वो लीडरशिप, डिजिटल गवर्नेंस और इन सभी चीजों के बारे में जो हमारे विलेज के हेडमैन हैं उनको वो थोड़ा सा ज्ञान दे सके। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब ये टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अभी हम देख के आ रहे हैं कि कई सारे गांव ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो काफी पीछे हैं।
तो वहां पर हम टेक्नोलॉजी को बहाल कर सकते हैं, इंटरनेट, वाईफाई, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं उस गांव के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो गांव एक डिजिटल विलेज के रूप में, ई पंचायत के रूप में खुद को आगे लेके जा सके और आगे कर सके। तो एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी, ये काम हम कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथिंग द ग्राम सभास। अब ग्राम सभास का मतलब क्या हो गया, आप ये देखो, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि इस गांव में रहता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अमीर इंसान हो, मान लो आप आज एग्जाम दे रहे हो, कल को आप आईएएस आईपीएस बन गए, ठीक है, आप गांव में रहते नहीं, लेकिन क्या करते हो, आपने अपने दादा अपने चाचा को चुनाव लड़ा दिया, और क्योंकि आप बड़े इंसान हो तो लोग आपके फैमिली को वोट दे देंगे, और आपके फैमिली का वो पर्सन क्या हो गया, आपके गाँव का हेडमैन हो गया। तो अब क्या होगा कि वो तो गांव में रहेगा नहीं, उसको गांव की प्रॉब्लम पता नहीं है, तो वो काम करेगा नहीं। तो इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सरकार है वो ये कर सकती है कि जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो गांव का प्रधान है वो वहीं का इंसान बने, जो कि वहां का लोकल और एक्टिव सिटीजन हो। मतलब एक्टिव सिटीजन का मतलब ये होगा कि करंटली वो वहां पे रहता हो, ऐसा ना हो कि वो रहता कहीं और है, बस सिटीजन यहाँ का है और वो चुनाव लड़के क्या हो गया, गांव का हेडमैन बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव सिटीजन होना चाहिए, जो गांव का एक्चुअल में नागरिक होना चाहिए, जो रह रहा हो प्रेजेंट में, उसको पावर देनी चाहिए गांव के लोगों को, और वो गांव का हेडमैन जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि हम अभी इसके अंदर अगर लेके आते हैं, गवर्नमेंट अगर ये करती है, तो हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो और भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो रिसेंट इम्फेसिस ऑन वोकल फॉर लोकल, अभी ये गवर्नमेंट का एक बोल सकते हो कि वो चला था इनिशिएटिव, जिसमें वो वोकल फॉर लोकल को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, जिससे कि हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हाईलाइट हुई, और इनके इंपोर्टेंस के बारे में लोगों को पता लगा। एंड इससे हमें पता लगा कि जो हमारी पंचायत है वो सेल्फ रेजिलिएंट विलेज भी बन सकती है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ वो मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, ताकि हमारे ये जो चैलेंजेस हैं वो मिटिगेट हो सके, और ये चैलेंजेस अगर मिटिगेट होते हैं तो हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो और भी अच्छा कर सकती है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो इसके कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल बात सही है कि जो हमारी पंचायती राज यानी कि पीआरआई है वो हमारी एक कॉर्नर स्टोर है, मतलब कि एक पत्थर है, मील का पत्थर बोल सकते हो, है जो कि हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ग्रास रूट लेवल पर जो हमारा फेडरलिज्म है इसको वो प्रमोट करती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन अकेला इनसफिशिएंट रहा है अभी तक। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही इसको क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंट जो है वो उसको प्राप्त करा दिया गया, लेकिन वो अकेला अभी भी इनसफिशिएंट है कि वो चीज़ें करा पाए जो कि यहाँ पर डिमांडेड है। लेकिन ट्रू एम्पावरमेंट रिक्वायर फिजिकल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड सोशल इनक्लूसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि रियली में ये जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये इम्पावर हो, तो आपको फिजिकल ऑटोनॉमी के ऊपर इनको क्या करना होगा, थोड़ा ऑटोनॉमी देना होगा, आपको मॉनेटरी फंड के ऊपर इनको ऑटोनॉमी देना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर इनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी देना होगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के ऊपर इनको ऑटोनॉमी देना होगा, और इसके अलावा इनको सोशल इंक्लूसिविटी के अंदर भी काम कराना होगा। यानी कि इन सब एरिया के अंदर इनको इम्पावर करने की नीड जो है वो पड़ेगी। एज इंडिया अगर आप देखोगे भारत की, तो इंडिया मूव टुवर्ड द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि भारत एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल विकास के तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर है, जा रहा है। उसके अंदर अगर हम देखें तो पीआरआई को अगर आप स्ट्रेंथिंग करते नहीं हो तो फिर आपका कोई ऐसा चीज है नहीं जो कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा करना चाह रहे हो, या फिर आप इंक्लूसिव ग्रोथ जो चाह रहे हो वो आपको मिले। तो स्ट्रेंथिंग पीआरआई इज नॉट मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अगर आप ये सारी चीजें प्राप्त करना चाह रहे हो तो केवल और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ला करके पीआरआई के अंदर
ये सारी चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको एक डेमोक्रेटिक नेसेसिटी हो गई है ताकि आप इन सारी चीज़ों को करें। इंपावर द पंचायती राज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या करते हो, इंपावर करते हो, तो इससे आपका जो रूरल इंडिया है यानी कि जो गांव है आपके भारत के, वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और ये एक ग्रोथ के इंजन बन जाएंगे, यानी कि इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएंगे, जहां से आपकी अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, और मतलब कहने का ये है कि यहाँ से ये आपके डेवलपमेंट के इंजन बन जाएंगे, जहां से आपके देश की जो डेवलपमेंट है वो फिर होती रहेगी। ठीक है ना। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी जो पीआरआई है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ हुआ नहीं है। अगर हम चाहते हैं रियल में कि जो हमारा पीआरआई है वो काम करे, तो हमें इसके फिस्कल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड सोशल इंक्लूसिबिलिटी को एम्पावर करने की नीड होगी। क्योंकि इंडिया क्या हो रहा है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ला करके पीआरआई के अंदर पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आप डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ों को ना लेकर के आओ। ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पंचायत को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा रूरल इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, और रूरल इंडिया अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो वो हमारे लिए एक इंजन का काम करेगा, जो कि हमारे देश के ग्रोथ में और आगे हमें लेकर के जाएगा। तो यह था हमारा पूरा ऐसे, जो कि हमने देखा, जहां पर हमने पंचायती राज की बात करी और हमने ये बात करा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने की नीड क्यों है, क्योंकि हमारे देश का विकास हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो लीडरशिप है वुमेन की, वो और अच्छी हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके एम्पावरमेंट पर काम करें। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क, और कोई भी आपके सजेशंस होते हैं देन आप बेफिक्र होकर के लिख के बता सकते हो। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज छोटा बड़ा कुछ भी आपको लग रहा है, कल किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, तो मैं बड़ा कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज, बट ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पीडीएफ के लिए ध्यान रखना कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चैनल के सेक्शन में भी दे रखा है, मोर वाले में जाओगे ना, वहाँ टेलीग्राम मिल जाएगा। अदरवाइज @CAPF और _AC2026 लिखोगे तो वहाँ पर भी टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।